नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 20 जून को कुशीनगर आएंगे पीएम मोदी। ट्रांजिट विजिट पर कुशीनगर पहुंचेंगे तो कुशीनगर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले। 20 जून को दौरा है कुशीनगर दौरे पर पीएम मोदी। कुशीनगर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे पीएम मोदी और कुशीनगर से हेलीकॉप्टर से बिहार भी जाएंगे। बिहार के सिवान में प्रस्तावित है पीएम मोदी का कार्यक्रम। सुरक्षा एजेंसियां कुशीनगर के दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर। तो आपको बताते चले ये जानकारी पीएम मोदी के दौरे को लेकर सामने आ रही, जहां कुशीनगर दौरे पर रहेंगे 20 जून को पीएम मोदी। और बताया जा रहा है कुशीनगर के बाद बिहार भी जाएंगे। और अगर हम बात करें तो बिहार के सिवान में प्रस्तावित है पीएम मोदी का दौरा और कार्यक्रम। देखें तो आने वाले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है और अब बीजेपी पूरी जोर शोर के साथ जुट गई है। और ऐसे में ये दौरा बेहद अहम और खास चुनाव के लिहाज से, और इसी के तहत पहले कुशीनगर और फिर बिहार दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन पहुंचकर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। और यह मुलाकात शिष्टाचार और देश की समसामयिक मुद्दों पर चर्चा के उद्देश्य से हुई है। मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने राष्ट्रपति मुर्मू को शुभकामनाएं भी दी और उनके कार्यकाल के लिए मंगल कामनाएं भी की है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों, सामाजिक योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों पर भी चर्चा की गई है। राष्ट्रपति भवन की यह मुलाकात पूरी तरह सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। सीएम योगी की यह मुलाकात राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से भी बातचीत की, लेकिन उन्होंने मुलाकात को सम्मानजनक और प्रेरणादायक बताया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारत की दृढ़ नीति को दोहराया। सीएम फडणवीस ने कहा कि भारत का रुख शुरू से स्पष्ट रहा है कि हमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नष्ट किया तब पाकिस्तान खुद संघर्ष विराम की मांग लेकर आया था। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में कई देशों से अनुरोध किया कि वे भारत से युद्ध विराम की घोषणा करवाए, लेकिन भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर पाकिस्तान को युद्ध विराम चाहिए तो सीधे भारत से बात करे। और सीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत ने हमेशा संप्रभुता और आत्मनिर्भरता की बात की है और इसे प्राथमिकता भी दी है और किसी भी तीसरे देश को बीच में लाने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने पीएम मोदी के रुख को राष्ट्रहित में मजबूत और निर्णायक बताया। देखिए, पहले दिन से भारत की भूमिका यह रही है कि मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जब भारत की सेना ने पाकिस्तान के हवाई अड्डों को एक प्रकार से सैनिकी हवाई अड्डों को तहस नहस किया, उसके बाद पाकिस्तान जब सीज फायर पर आया और उसने कई देशों से विनती की कि भारत को कहिए कि हमारे साथ सीज फायर करिए, तो भारत ने स्पष्ट भूमिका रखी कि किसी देश को बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर पाकिस्तान सीज फायर चाहता है तो सामने से हमसे बात करे और हमको विनती करे। और पाकिस्तान ने सामने से जब बात की तब हमने सीज फायर को स्वीकारा है। पहले दिन से हमने इस बात को स्पष्टता के साथ रखा है, हमको तीसरे देश की आवश्यकता नहीं है। और भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री मिशन एक्सियोम 4 को लेकर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अहम जानकारी दी। और उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि मिशन 22 जून से पहले लॉन्च नहीं होगा। इसमें सुरक्षा से जुड़ा पहलू भी अहम है। मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष अभियानों में सुरक्षा सर्वोपरि है और एक्सियोम 4 मिशन के सभी तकनीकी पहलुओं की गहन समीक्षा की जा रही है। फिलहाल लॉन्च की अंतिम तारीख तय नहीं की गई है। एक्सियोम 4 मिशन के तहत भारत का एक अंतरिक्ष यात्री निजी स्पेस मिशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेगा। यह मिशन भारत के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भरोसा दिलाया कि भारत जल्द ही अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। नहीं, अभी क्या हुआ है कि आज सुबह हमें वहाँ से हमारे वहाँ जो साथी हैं उन्होंने ये सूचना दी, क्योंकि उनकी बैठकें चल रही थी 2-4 दिन से। तो जैसे पहले आपके साथ सूचना साझा की थी कि 19 तारीख की तिथि तय की गई थी,
भारतीय समय के अनुसार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कोई लगभग दोपहर के 2-2:30 बजे 19 तारीख को। लेकिन अभी उस औपचारिक घोषणा से पहले उनकी फिर से विस्तृत बैठक हुई, जिसमें मॉड्यूल टेस्टिंग, क्रू हेल्थ, वेदर, वो सारी समीक्षा की गई। और चूँकि समय का अंतर है तो जहाँ वो अभी सुबह सुबह उनका जब दिन ढल गया तो वहाँ से उन्होंने फिर सूचना दी कि 22 तारीख तक इंतज़ार करना होगा। अब उसमें कुछ और फेरबदल हो तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पेसिफिक तो नहीं रहता, लेकिन नॉट बिफोर 22 जून इस प्रकार का, क्योंकि इसमें सेफ्टी का एंगल भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत संवेदनशील है। नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई टेली कॉन्फ्रेंस पर विपक्ष के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस विरोध नहीं करती तो वे विपक्ष कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले और अब की स्थिति में बड़ा अंतर आया है। हमने आंकड़े पेश किए हैं जो बताते हैं कि पिछले 11 सालों में भारत ने घरेलू और वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति हासिल की है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह साक्ष्य आधारित युग है जहां आंकड़े खुद भारत की उपलब्धियों की पुष्टि करते हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारतीयों का सम्मान आज पहले से कहीं अधिक बढ़ा है और दुनिया भारत को नई दृष्टि से देख रही है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष केवल आलोचना में व्यस्त है, जबकि सरकार ठोस कार्य और परिणामों पर केंद्रित है। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को दादरी विधानसभा क्षेत्र के आकिलपुर गांव का दौरा किया और उस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया। कार्यक्रम में गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और स्थानीय विधायक तेजपाल नागर भी मौजूद रहे। केशव मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों और योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं। डिप्टी सीएम के पहुंचने पर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंच से कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि अगला चुनाव जनता की ताकत से और बड़ी जीत के साथ लड़ा जाएगा। ओडिशा के गोपालपुर बीच पर हुए गैंगरेप मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च निकालते हुए सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर कानून व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की और उनका कहना था कि राज्य में महिलाएं असुरक्षित हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जिससे हल्की धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला और सरकार कार्रवाई में लापरवाही बरतती रही तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते महिला अपराधों को लेकर जनता की नाराजगी को दर्शाता है। और वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत आईएसबीटी की दीवारों पर धार्मिक सांस्कृतिक चित्र बनवाने का निर्णय लिया गया। सहकारिता विभाग में लेवल 2 के पद भी सृजित किए जाएंगे, जिससे राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर समितियों का बेहतर ऑडिट हो सकेगा। वहीं पशुपालन विभाग की 90% सब्सिडी वाली योजना को डेयरी विभाग की गंगा राज योजना में मर्ज करने का निर्णय लिया गया है। इस मर्ज योजना की सब्सिडी व्यवस्था पर अगली बैठक में निर्णय होगा। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। दूसरा पर्यटन विभाग का है। बद्रीनाथ धाम में जो वहाँ पर मास्टर प्लान का काम चल रहा है, उसमें आईएसबीटी वॉल्स म्यूरल आर्ट वर्क किया जाना है। उसका एक प्रपोजल पर्यटन विभाग के द्वारा आज माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया था, जिसपे सहमति व्यक्त की गई है। इसका जो डिजाइन है वो अलग से हम आप लोगों को ये पीडीएफ बना के भेज देंगे। नहीं, ये बद्रीनाथ धाम में म्यूरल वर्क होना है इस तरह का सौंदर्यीकरण का, वो हम अलग से पीडीएफ इसका
और देहरादून से खबर सामने आ रही, 21 जून को योग दिवस को लेकर उत्तराखंड सरकार की तैयारियां पूरी। और इस बार योग दिवस का मुख्य आयोजन गैरसैंण में आयोजित होगा। तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि योग दिवस पर 10 देशों के राजदूतों को भी गैरसैंण आने का न्योता दिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को मजबूत किया जा सके। प्रशासनिक स्तर पर भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और आयोजन को भव्य रूप देने की योजना बनाई गई है। तो सरकार ने तमाम जो तैयारियां हैं इसके लिए पूरी कर ली है और 10 देशों के राजदूतों को न्योता भी दिया गया है। तो गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी योग दिवस पर गैरसैंण में ही मौजूद रहेंगे। और संभल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र में स्थित राजा ए मुस्तफा मस्जिद को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से बनी इस मस्जिद को नोटिस जारी होने के बाद उसकी इंतजामिया कमेटी ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक मस्जिद कमेटी ने स्वयं पहल करते हुए करीब 1 दर्जन मजदूरों को लगाकर मस्जिद को ध्वस्त कराना भी शुरू किया। और यह मस्जिद नगर पालिका की जमीन पर बिना स्वीकृति के बनाई गई थी, जिसके खिलाफ प्रशासन ने हाल ही में नोटिस भी जारी किया था। प्रशासन की सख्ती और संभावित कार्रवाई से पहले ही मस्जिद कमेटी ने आपसी सहमति से यह कदम उठाया। स्थानीय प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है और किसी प्रकार का विरोध नहीं देखा गया है। और उत्तराखंड के चमोली जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे पर पाखी और पीपलकोटी के बीच गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में भरे सिलेंडर सड़क पर बिखर गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ट्रक का चालक वाहन के नीचे बुरी तरह फंस गया था। वहीं सूचना मिलने पर जोशी मठ पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। घायल चालक को पास के पीपलकोटी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हाईवे पर बिखरे सिलेंडरों को भी सुरक्षित किया और रास्ता साफ कराया। गनीमत रही कि कोई बड़ा विस्फोट नहीं हुआ, इसके बदले जो है नुकसान भी हो सकता था। और फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र के गढ़ी मोहल्ले में दबंगों की दबंगई सामने आया, जहां एक मंदिर में पुजारी और उनके बेटे को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। बताया जा रहा है कि पुजारी और उनका बेटा जान बचाने के लिए मंदिर के गर्भगृह में छिपे, तब जाकर उनकी जान बची। घटना के बाद पुजारी की पत्नी ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। परिवार का आरोप है कि दबंगों ने जानबूझकर धार्मिक स्थल के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की और पुजारी को गंभीर चोटें भी आई है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी और जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। मंदिर परिसर में घटना के बाद तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। हरिद्वार के बादराबाद थाना क्षेत्र के मुलदासपुर माजरा में स्थित पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाके के बाद भीषण आग लगे हादसे में लाखों के नुकसान की खबर मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्ट्री में कई कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनके अंदर फंसे होने की आशंका है और आग लगते इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और राहत बचाव कार्य जारी। सभी स्थानीय लोग भी आग बुझाने और घायलों की मदद में जुटे। बताया जा रहा है कि हादसे में कई गायों की भी जलकर मौत हुई है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। संभल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र की वाल्मीकि बस्ती में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पालिका के नाले पार किए गए अतिक्रमण को शुक्रवार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों की उप जिलाधिकारी विनय मिश्र से तीखी भी हुई और
किया कि यह पालिका की सार्वजनिक भूमि है जिस पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं होगा। अवैध निर्माण हटाने के लिए मौके पर भारी पुलिस की तैनाती भी देखने को मिली, जिससे किसी तरह की अव्यवस्था नहीं फैल सकी। चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में अतिक्रमण के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई लोग नहीं सुधरे तो जारी रहेंगे। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य बनी हुई, लेकिन निगरानी बरकरार है। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से बड़ी खबर है, जहां केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। पहाड़ी से अचानक भारी बोल्डर गिरने से 4 लोग मलबे की चपेट में आ गए और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और वहीं बढ़ते आगे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 वाहन आपस में भिड़ गए और हादसा इतना जोरदार था कि मौके पर चीख पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार डंपर ने पहले ई रिक्शा को टक्कर मारी और फिर वह ट्रॉली में जा घुसा और टक्कर इतनी भीषण थी कि इसमें बताया जा रहा है 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और घटना के तुरंत बाद पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि हादसे के जिम्मेदार वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया। सनीगवा इलाके में कुछ दबंग नशे की हालत में खुलेआम सड़क पर गोलियां चलाते दिखे और इन दबंगों ने न सिर्फ इलाके में दहशत फैलाई बल्कि गाली गलौज भी की और सड़क पर इधर उधर घूमते नजर आए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की पहचान कर रही है और आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। और लखनऊ में बिजली कटौती के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर आप कार्यकर्ता जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। आप नेताओं ने कहा कि प्रदेश में लगातार बिजली कटौती हो रही है, जिससे जनता परेशान है, लेकिन सरकार समाधान के बजाय चुप बैठी है। और महाराष्ट्र के सतारा में एमआईएम नेता इम्तियाज जलील के बयान के खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट ने जोरदार विरोध जताया। बाला साहब ठाकरे पर दिए विवादित बयान से नाराज होकर शिवसेना के जिला प्रमुख रंजीत सिंह भोसले के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जलील का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन के दौरान पुतले को जूतों से पीटा गया और फिर आग के हवाले किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तीखा बयान दिया है। पटना में मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बात करने नहीं आ रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी केवल जनता को फिर से बहलाने और धोखा देने आ रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि देश को पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई पर ध्यान देने वाली सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री जी गरीबी खत्म करने थोड़ी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पलायन रोकने थोड़ी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करने थोड़ी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी फिर से ठगने आ रहे हैं, लंबा चौड़ा भाषण देने आ रहे हैं, लालू जी हम लोग को गाली देने आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो मेरा सवाल है कि तीनों जमाइयों को माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे मंच पे। मेरा सवाल है संतोष मांझी जी का माला पहनाएंगे प्रधानमंत्री, या अशोक चौधरी जी के दामाद को पहनाएंगे, या चिराग पासवान जी के जीजा जी को पहनाएंगे? ये बताएंगे, प्रधानमंत्री बताएंगे कि एनडीए का मतलब ही क्या है। एनडीए का मतलब क्या है? उसमें तो हमने ट्वीट करके कल एक गाना भी जो है वो भी हमने पेश किया। प्रधानमंत्री जी गरीबी खत्म करने थोड़ी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पलायन रोकने थोड़ी आ रहे हैं। और रामबन में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार की भर्ती प्रक्रिया में उर्दू को अनिवार्य करने के फैसले का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जम्मू प्रांत में हिंदी और डोगरी जैसी भाषाएं प्रमुख है, ऐसे में सिर्फ उर्दू को थोपना अनुचित है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए और हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। 9 जून 2025 को जम्मू कश्मीर सरकार जो उमर अब्दुल्ला द्वारा चलाई जा रही है, उसने एक नोटिफिकेशन निकाला नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें उर्दू को अनिवार्य करके रखा गया है। जिस परीक्षा के लिए कई वर्षों से जो हमारा यहाँ का नौजवान है, युवा है, वो तैयारी कर रहा था और इस उम्मीद में था कि जब नायब तहसीलदार की भर्तियां निकलेंगी तो वो भी उसमें हिस्सा लेगा, शिरकत करेगा। हमारा विरोध उर्दू से नहीं है साहब, पर हमारा एक प्रश्न है कि उर्दू की आड़ के अंदर कश्मीरी, डोगरी, हिंदी का गला क्यों घोटा जा रहा है? कि आप लोग जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, इस सरकार ने जम्मू कश्मीर के जो अभी नायब तहसीलदारों का जो एग्जाम की जो रिक्रूटमेंट की निकाली, उसमें मैंडेट 9 जून 2025 को जम्मू कश्मीर सरकार जो उमर अब्दुल्ला द्वारा चलाई जा रही है, उसने एक नोट। और महाराष्ट्र के भंडारा जिले से खबर सामने आई, जहां पवनी थाना में पदस्थ पुलिस नायक अजित प्रहलाद वाहने को रिश्वत मांगने के आरोप में एसीपी भंडारा की टीम ने पकड़ लिया है। आरोपी पर आरोप है कि उन्होंने एक युवक से उसके भाई की तड़ी पारी खत्म कराने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने जाल बचाकर जांच की और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है और घर की तलाशी की जा रही है। और यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई है। एसीबी ने नागरिकों से लोगों से भ्रष्टाचार की शिकायत पर तत्काल संपर्क करने की अपील भी की है। और वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज सोशल मीडिया के जरिए बड़ा ऐलान किया है। गडकरी ने देश भर में सालाना फास्टैग पास को जारी करने की घोषणा की और इस एनुअल पास के लिए यूजर्स को साल भर में केवल एक बार 3,000 रुपए की रकम खर्च करनी होगी, जिसके बाद ये पास यूजर्स को जारी कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये पास एक्टिव होने के बाद 1 साल के लिए वैलिड होगा, जिसमें आप 200 यात्राएं कर सकते हैं। चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि फास्टैग का पास क्या है और कैसे ये काम करेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फास्टैग एनुअल पास कैसे काम करेगा, यानी कि सबसे बड़ा सवाल इस वक्त लोगों के जहन में है। और अगर हम बात करें तो बताया ये भी जा रहा है कि 15 अगस्त पास जो है वो 15 अगस्त से बनने शुरू हो जाएंगे, यानी कि कह सकते हैं कि जिस तरीके से देखें अब इसको लेकर लोगों का इंतजार भी अब कहीं ना कहीं खत्म होगा और लोग जो है इसको यूज करना शुरू कर देंगे। और 3,000 रुपए पास की कीमत जो कि
हर किसी के लिए ये होंगे और ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से देखें, NHAI और MoRTH की ये वेबसाइट से एक्टिव किया जाएगा। पास जो है गैर व्यावसायिक निजी वाहनों के लिए ही मान्य होगा। फिलहाल कार, जीप और वैन के लिए डिजाइन किया गया है और ये पास देश के सभी नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर काम करेगा। स्टेट हाईवे की बात करें या लोकल टोल के लिए ये मान्य नहीं होगा। अगर हम बात करें फास्टैग पास से क्या फायदे होंगे तो वो भी हम आपको समझाएंगे ग्राफिक्स के जरिए ही, जिस तरीके से, और ये हम आपको वो दिखा रहे हैं कि ये काम कैसे करता है और ये लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते जा रहे हैं। और इसी के साथ हम ये भी बताएंगे कि ये इसके लोगों के पास हो जाने से, जिस तरीके से ये बड़ा ऐलान किया है, तो इससे फायदा क्या होगा। तो टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन कम होगी, लोग डिजिटल पेमेंट को ज्यादा यूज कर सकेंगे। साथ ही टोल कर्मी और ड्राइवर्स के बीच जो झगड़े आए दिन जो इसकी तस्वीरें सामने आ रही होती है वो भी कहीं ना कहीं कम होगी, खत्म होगी। 60 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों की परेशानी इसके जरिए खत्म हो जाएगी। तो इन तमाम जो चीजें, जो फायदे इससे होने वाले हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बताते चले कि 15 अगस्त से जो पास बनने हैं वो शुरू हो जाएंगे और 60 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की परेशानी कहीं ना कहीं इसके जरिए बहुत ही कह सकते हैं कि आसान हो जाएगी। 1 साल या फिर 200 ट्रिप्स के लिए वैलिड होगा। दोनों में से आप जो चाहें पहले कर ले, 1 साल तक आप यूज कर सकते हैं या फिर 200 ट्रिप कर ले। NHAI MoRTH की वेबसाइट से ये एक्टिव होगा। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।